बच्चों, आपका बायो की क्लास में मैं वेलकम कर रहा हूँ। और आपको पता है कि हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन शुरू किया हुआ है, हमारा इकोलॉजी का पहला चैप्टर। और बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको कल करवा दी थी, तो आज हम आगे चलेंगे। तो वो मैंने आपको बताया था जी, एक्टो पैरासाइट एंडो पैरासाइट के डिफरेंस बताया था। तो एक्टो पैरासाइट होता है बॉडी के बाहर, एंडो पैरासाइट होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। फिर हाइबरनेशन और एस्टाइवेशन में भी मैंने आपको बताया। हाइबरनेशन जिसको विंटर स्लीप बोलते हैं और एस्टाइवेशन जिसको समर स्लीप बोलते हैं। फिर एक्टोथर्म और एंडोथर्म के बारे में बताया, कोल्ड ब्लड। अच्छा, आज हमारा क्वेश्चन है एक्टोथर्म और एंडोथर्म में डिफरेंस बताना है हमको। सो बेटा, जितने भी कोल्ड ब्लडेड पिकिलोथर्मल एनिमल्स होते, जितने भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं उनको हम एक्टोथर्म बोलते हैं, क्योंकि वो उनकी बॉडी में हीट स्टोर नहीं रह पाती। और जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं उनको हेमोथर्मल एनिमल बोलते हैं। और ये जो एनिमल्स हैं हाइबरनेशन शो करते हैं और एस्टाइवेशन दोनों शो करते हैं, ठीक है। यानी समर स्लीप भी शो करेंगे, विंटर स्लीप भी शो करेंगे। जबकि जो एंडोथर्म है, ये दो एक्टिविटीज़ रेयरली इसमें होती हैं इन एनिमल्स में। ना तो आपको इनमें समर स्लीप मिलेगी ना विंटर स्लीप मिलेगी। फिर ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ, जबकि एंडोथर्म अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर पाते हैं विद चेंजिंग कंडीशन। फिर आपको बेटा अगला सवाल जो मेरे पूछा गया है वो है डिस्कस वो है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। सो सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या है कि जितनी भी कम्युनिटीज़ होती हैं वो यूजुअली फिक्स होती हैं सक्सेशन में, ठीक है। और इकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं अलग अलग स्टेजेस ऑफ बायोटिक कम्युनिटी फाउंड इन द एरिया। तो भाई इकोलॉजिकल सक्सेशन की मदद से जो इकोलॉजिस्ट होते हैं वो अलग अलग तरह की बायोटिक कम्युनिटी की स्टेजेस को आसानी से स्टडी कर पाते हैं। फिर नंबर 2 है बी पार्ट। इससे इकोलॉजिकल सक्सेशन से बायोटिक स्टेज भी मेंटेन हो सकती है विदाउट डिस्टर्बिंग द बायोटिक सक्सेशन। बायोटिक सक्सेशन को डिस्टर्ब किए बिना बायोटिक स्टेज को मेंटेन किया जा सकता है, जैसे ग्रेजिंग होगी, फायर होगी, एक्सेट्रा। आगे ये और बायोलॉजिकल इकोलॉजिकल सक्सेशन से हमें आइडिया भी मिलता है जिसमें अबाउट टेक्निक टू बी यूज ड्यूरिंग रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन, ठीक है। फिर उसके बाद डैम्स की प्रोटेक्शन भी इससे हो सकती है। फिर उसके बाद प्रीडेटर का पॉपुलेशन भी इससे इकोलॉजिकल सक्सेशन से बढ़ सकती है, जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रीडेटर अगर नहीं होंगे तो बेटा नंबर जो प्रोड्यूसर्स का, कंज्यूमर का इतना बढ़ जाएगा कि वो प्रोड्यूसर्स को इक्विप नहीं कर पाएंगे और फाइनली क्या हो जाएगा, फूड ही ख़त्म हो जाएगा और फाइनली कंज्यूमर की भी डेथ हो जाएगी। तो प्रीडेटर का किसी भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और इस इकोलॉजिकल सक्सेशन की मदद से भी हम पर्टिकुलर एरिया को जज भी कर सकते हैं कि वो पहले लेक था, डेजर्ट था कि रॉक था। फिर अगला क्वेश्चन, प्लांट्स ओलिगोट्रॉपिक सॉइल्स में कैसे सरवाइव कर सकते हैं। ओलिगोट्रॉपिक सॉइल्स होते हैं वो सॉइल जहाँ पे न्यूट्रिशंस बहुत कम होते हैं। तो एक तो जी माइकोराइजा की मदद से, माइकोराइजा आपको बताया गया था कि फंगस की एसोसिएशन होती है विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो अगर कोई फंगस प्लांट में, ट्रीज़ की रूट्स में रहने के लिए आ रही है, वो उसको जगह दे रही है ट्री, पर उसके एक्सचेंज में न्यूट्रिशन सक करके और न्यूट्रिएंट्स और वाटर सक करके फंगस किसको दे देगी, ट्री को। तो जिस ट्री के पास फंगस है, एक तरह से आप कह सकते हो कि उसके पास एक्स्ट्रा पम्प्स हैं, और ये एक्स्ट्रा पम्प्स क्या करते हैं, उसके न्यूट्रिशनल लेवल को बढ़ा देते हैं। और अगर तो फंगस बाहर है तो वो एक्टोमाइकोराइज़र, अगर फंगस अंदर है तो वो एंडोमाइकोराइज़र, और ये मदद करती है फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने में। फिर है जी न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन क्या होती है। तो यहाँ पे जी ये प्लांट स्टोर करते हैं मोर न्यूट्रिएंट्स इन वेजिटेशन। तो मैंने अभी आपको बता के हटाऊँ
कि ओलिगोट्रॉपिक सॉइल्स में कैसे सर्वाइवल है। एक तो माइकोराइजा आ जाएगी, ट्रीज़ की रूट्स के अंदर माइकोराइजा डेवलप हो जाएंगी, फंगस आ जाएगी, जिससे वो कम न्यूट्रिशियस सॉइल में से भी न्यूट्रिशन खींच पाएंगी। और न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन का मतलब इनके जितने भी वेजिटेबल्स होंगे इन प्लांट्स की, जो भी इनकी वेजिटेशन होंगे, इनके फ्लावर होंगे, इनके लीव्स होंगे, वो अपने अंदर न्यूट्रिशंस को स्टोर रख सकते हैं। फिर है बेटा बायोटिक कम्युनिटी क्या चीज़ है, इसकी टाइप्स बताओ। सो बेटा बायोटिक कम्युनिटी क्या है, डिफरेंट इंटरडिपेंडेंट पॉपुलेशन लिविंग इन अ कॉमन हैबिटेट इंटरेक्ट विद वन अनदर इन सेवरल वे, और ये मिलके बनाता है बायोटिक कम्युनिटी। तो यानी अलग अलग तरह की पॉपुलेशन जो इंडिपेंडेंटली रहती हैं पर एक दूसरे पे डिपेंड भी हैं, और वे कॉमन हैबिटेट जब शेयर करती हैं तो वहाँ पे बन जाती है एक बायोटिक कम्युनिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक बड़े पार्क को कंसिडर करें, पार्क में आपको बटरफ्लाइज भी मिलेंगी, स्नैक्स भी मिलेंगे, और वहाँ पे आपको बर्ड्स भी मिलेंगी, ह्यूमन बींग्स भी होंगे, डॉग्स भी होंगी, कैट्स भी होंगी, तो वो बायोटिक कम्युनिटी को कंसिडर, एक एग्जांपल दिया है मैंने। अच्छा, बायोटिक कम्युनिटी आर्टिफिशियल भी हो सकती है, नेचुरल भी नेचुरल होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनती है। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट हो गए, डेजर्ट हो गई, लेक हो गई, पॉन्ड्स हो गए। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जब इसके अंदर रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो वो बनाते हैं नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी। लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉरेस्ट, डेजर्ट, लेक एंड पॉन्ड। अच्छा, फिर आर्टिफिशियल बायोटिक कम्युनिटी कौन सी होती है? आर्टिफिशियल बायोटिक कम्युनिटी होती है जिसमें इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहिबिटिंग एन एक्वेरियम और प्लांट पॉट। अगर आपने घर में ढेर सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं पॉट्स के अंदर, तो वो भी आर्टिफिशियल बायोटिक कम्युनिटी का एग्जांपल है। अगर आपने एक बड़ा सा एक्वेरियम रखा हुआ है और उस एक्वेरियम के अंदर आपने ढेर सारी फिशेस पाली हुई हैं, तो वो भी बेटा बायोटिक कम्युनिटी का एग्जांपल है। पर क्योंकि ये मैन मेड है इसलिए वो आर्टिफिशियल है, जबकि जो लेक हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद डेजर्ट हो गए, पॉन्ड्स हो गए, ये सिर्फ नेचुरल हो गए। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन जो है बेटा, राइट नोट ऑन डिफरेंट जोन्स ऑफ लेक। वाह वाह वाह, डिपेंडिंग अपॉन पेनिट्रेशन ऑफ लाइट। लाइट कितना पेनिट्रेट करती है लेक में, तो उसके बेस के ऊपर कितने जोन है। पहला जोन है जी लिटोरल जोन। ये शैलो कोस्टल रीजन होता है, इसमें लाइट आसानी से पास कर सकती है थ्रू शैलो वाटर और रीच कर जाती है बॉटम के ऊपर। यानी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनमें आर प्रेजेंट फ्रॉम सरफेस टू बॉटम। ठीक है, तो सरफेस टू बॉटम मतलब आप कह सकते हो कि ज़्यादा डीप नहीं होती। ठीक है, नंबर 2 है जी, इसके 3 पार्ट होते हैं, यानी लिथोरल जोन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। फिर आता है जी लिनोटिक जोन, यहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा डीप होता है और एक तरह का ओपन वाटर जोन होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन और लाइट जितना डीप आप जाते जाओगे डिक्रीज़ होती जाएगी। जैसे समुंदर में, सी में जो सबसे डीप रीजन है वो एबिस है, एबिस में ऑक्सीजन बहुत कम होती है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, और वो 3 पार्ट इन्होंने इसके बता दिए हैं लिनेटिक जोन के। पहला ए पार्ट है फोटिक जोन, नाम से पता चल रहा है जहाँ पे लाइट पेनिट्रेट कर सके। फोटिक मतलब फोटोन मतलब लाइट, जहाँ पे लाइट पेनिट्रेट कर सके उसको फोटिक जोन बोलते हैं। ये 200 मीटर्स तक होता है, और यहाँ पे आपको ग्रीन एल्गी मिलेंगे, सरफेस के पास ब्राउन एल्गी मिलेंगे इंटरमीडिएट डेप्थ में, और रेड एल्गी आपको डीपेस्ट मिलेंगे। फिर आ गया जी बी पार्ट प्रोफुंडल एफोटिक जोन। ये वो जोन होता है डीप वाटर का जिसके नीचे और ऊपर लाइट पेनिट्रेट नहीं कर सकती। ठीक है, फिर है जी बेंथिक जोन, ये सबसे बॉटम वाला जोन। अच्छा, ये डीप लेक्स और सीज में मिलेगा आपको बेंथिक जोन, और इसमें जो बॉटम होता है इसमें हमेशा डार्कनेस रहती है और शैलो वाटर्स होता है यहाँ पे, और यहाँ पे लाइट पेनिट्रेट नहीं कर सकती। सो बेटा ये मेरा आज का लेक्चर था। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डिफरेंट जोन जो बताने हैं हमें लाइट की पेनिट्रेशन के ऊपर, तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू सॉल्व दिस। और अब तो स्कूल भी हम आने लग गए हैं, तो अगर आपको कोई भी ट्रबल हो मेरे से पूछ सकते हो। अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, क्योंकि हमें अब बोर्ड की प्रिपरेशन और अच्छे से करनी है। सो बेस्ट ऑफ लक। आज का काम इतना, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड।